हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबाशी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और आपका वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा होगा। और साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस ठंड को जो है वो भरपूर तरीके से एंजॉय करे होंगे। वैसे भी जनाब सिंध हुकूमत ने ऐलान कर दिया है छुट्टियों का और बिलाखिर 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक खूब छुट्टियां मनाइएगा, खूब मजे कीजिएगा। लेकिन इन सर्दियों के आगाज के साथ ही, दिसंबर के आगाज के साथ ही हम देख रहे हैं कि फौरी से ही जिन एरियाज में लोग प्लान बनाते हैं कि जी छुट्टियां आएंगी तो हम जाएंगे घूमने फिरने, तो उन एरियाज के अंदर ऑलरेडी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मरी की बात करें, गिलगित की बात करें, नारायण का खान की बात करें तो सफ़ेद चादर जो है वो इन इलाकों ने ओढ़नी शुरू कर दी है। बड़ा ही खूबसूरत मंजर होता है ये, और ऐसे मौसम के अंदर जाना वैसे खतरनाक भी बहुत होता है, लेकिन वही बात है कि हमारे पास इंटरटेनमेंट के लिए हमारी कुछ ऐसी ही जगह है। अदरवाइज अगर हम हाल देखें हमारे शहरों का तो ऐसी कोई सूरत हाल हमें नजर नहीं आती। पर अच्छी बात यह है कि जनाब कराची के अंदर अभी मैं रिसेंटली देख रही थी कि पहले तो ग्राउंड के हवाले से बातचीत की जा रही थी कि क्रिकेट ग्राउंड बनाएंगे, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट के मौके लोगों के लिए पैदा करेंगे। ज़्यादातर हमारे पास यहाँ पर ये होते या तो खाने पीने चले गए या सिनेमा चले गए, लेकिन अब जनाब क्रिकेट ग्राउंड का भी इफ्तिताह किया जा रहा है। कल भी हमने देखा कि मेयर कराची वसीम अख्तर और सरफराज ने मिलकर जो है वो कराची के अंदर नाजमाबाद ग्राउंड का आगाज़ किया है, जिसके बाद वहाँ पर हमने देखा कि तमाम नौजवान जो है वो बड़े खुश थे, बड़े एक्साइटेड थे। साथ साथ सरफराज ने ये भी कहा कि मैंने जो है वो अपनी ज़िंदगी का पहला मैच इसी ग्राउंड से शुरू किया था और आज देखिए वो पाकिस्तान के कप्तान है। और इस तरह की डेफिनेट सी बात है कि अगर मौके हमारे लोगों को दिए जाएंगे, नया टैलेंट सामने आएगा और डेफिनेटली पाकिस्तानी टीम जो है वो भी आगे इम्प्रूव करेगी। वेल ओवरऑल ये तो सारी सिचुएशन है कि जो अच्छी अच्छी खबरें हमारे पास है, मौसम अच्छा हो रहा है, कुछ नए नए इफ्तिताह हो रहे हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं कि मौसम की मुनासबत के हवाले से कुछ ब्राइडल शोज भी किए गए जो कि अब खत्म हो चुके हैं। लाहौर में और कराची में देखें तो कुछ मेले भी लगाए गए। तो ओवरऑल काफ़ी इंटरटेनिंग सा, काफ़ी मज़ेदार सा जो वीकेंड है वो रहा। लेकिन उसके साथ साथ जनाब कुछ सियासी एक्टिविटीज़ भी बड़े ज़ोर शोर से जारी, इनके हवाले से हम आगे चलकर शो में बात करेंगे। लेकिन आज के दिन की मुनासबत से अगर आपको बताएं तो आज के दिन बहुत से केसेस लाइन अप हैं, चूँकि मंडे है और वीकेंड खत्म होता है, पहला वर्किंग डे आता है, तो ओवरऑल एकदम से ही जो है वो केसेस का भी आगाज होना शुरू हो जाता है। बड़े केसेस सामने आना शुरू हो जाते हैं। हुदैबिया पेपर मिल्स केस हो, एक तो वो हमारे हम देख रहे हैं कि आज उसके केस की समाअत है। फिर एटीसी में आज इमरान खान की भी पेशी है। और ओवरऑल जो ये सिचुएशन है, जो ये केसेस हैं, इन हवाले से भी जो भी अपडेट्स हमें मौसूल होती रहेंगी वो भी हम आपको बताते चलेंगे। साथ साथ FCR के हवाले से भी आपको बताएं तो FCR कानून के खिलाफ भी जो है वो आज बिल सेनेट में पेश किया जाएगा। फिर आज वर्ल्ड बैंक से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो काफ़ी कुछ जो है वो आज के दिन की मुनासबत हमारे पास है जो कि आपके साथ हम शेयर चलें जी। मौसम से आपने स्टार्ट किया और आपने मौसम सरमा की बात की, तो फिर मैं एकदम सियासत की बातें करूं, ये कैसे हो सकता है। डेफिनेटली मौसम बड़ा ज़बरदस्त है और हम सब इस मौसम को एंजॉय करें। और बहुत सारे लोग कल दुआएं भी कर रहे थे ऑफिस में भी और ऑफिस के बाहर भी कि जी बारिश हो जाए तो बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आएगा। तो डेफिनेटली ये मौसम है ही ऐसा कि इसको एंजॉय करना चाहिए। और मरी को हिसार की बात करें, मलका को हिसार की बात करें तो वहाँ पर तो ऐसा लगता है जैसे जितने भी टूरिस्ट हैं, टूरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम सियासत के मैदान की, क्योंकि आज की हमारी जो टॉप स्टोरीज हैं उनमें कुछ ऐसी टॉप स्टोरीज भी शामिल हैं जो कि वाकई बड़ी दर्दनाक हैं। और कल आज न्यूज़ ने एक स्टोरी कवर की जिसके बारे में मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। ये है अलवीना और अलीना, दो बहनों की कहानी, जिसके बारे में हमने आपको एक्सक्लूसिव तमाम बयानात सुनाए। आज न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव तमाम ब्रेकिंग्स की और इस स्टोरी के हवाले से भी हम बात करेंगे कि आखिर ये सानिया हमारे उस मुल्क में जहाँ पर फैमिलीज़ को इतनी वैल्यूज़ दी जाती हैं पेश क्यों आया, इसका जिम्मेदार कौन है और इसके पीछे क्या सम्राट हैं और क्या हमारे जो पेरेंट्स की तरबियत होती है या हमारी फैमिली वैल्यूज़ हैं या फिर हमारे सियासतदानों के तालीम और तरबियत के वो नारे हैं जो इन घरों तक नहीं पहुँचते, इसलिए ही हादसा पेश आते हैं। एक तो बात ये, दूसरी जानिब हम बात करेंगे ट्रंप के हवाले से। मरकज़ निगाह है, मरकज़ महवर है, पूरी दुनिया में उन्होंने तहलका मचा के रखा हुआ है। जब से उन्होंने बैतुल मक़दस के बारे में बात की है तो सऊदी अरब के बारे में बात हो रही थी कि स्टांस लिया जाएगा। सऊदी अरब ने स्टांस ले लिया है। वहाँ की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आदिल अल जुबैर, उन्होंने साफ कह दिया है कि अमेरिका को अब अपना जो ये फैसला है उसको वापस लेना होगा। और वो जो 34 मुल्की इत्तेहाद है जिसको बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे थे, अब उसने भी यही फैसला किया है कि इस फैसले के आगे वो डटकर खड़े होंगे और आज ये इत्तेहाद शायद काम आएगा।
तो एक तो खबर ये है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी के साजिद तारर साहब होंगे, और दूसरी जो खबरें हैं वो समात के हवाले से, उदयविया पेपर मिल्स के हवाले से, पीटीआई के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से। तो देयर आर ह्यूज न्यूज़ फॉर यू। और अभी जो है वो हम हेडलाइंस की जाने बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी जो कि मैं ना मानू की सियासत कर रही थी, और नून लीग जो कि मान जाओ की सियासत कर रही थी, बिलाखिर दोनों का हल्का बंदियों पर इत्तेफाक हो ही गया है और कोई बैकडोर पॉलिसी काम आ गई। और जैसा कि मैं सबसे पहले यही कहती आ रही थी कि आखिर कब तक पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, भाई मानना तो पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो आगे चल के कोलिशन गवर्नमेंट बनानी है, आगे चल के गठजोड़ करना है, तो इन दोनों पार्टियों का बैकडोर पॉलिसी से मुफाहमत हो या फिर किसी और चीज से मुफाहमत हो, मुफाहमत बनती है। लेकिन सानिया मॉडल टाउन के हवाले से, बाकर नशफी की रिपोर्ट के हवाले से इन दोनों पार्टीज का स्टांस बिल्कुल अपनी जगह पर है। और एक ग्रेट ग्रैंड अलायंस के हवाले से बिल्कुल ये खबर मुस्तरद कर दी गई है खुद डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जानिब से कि जी कोई सियासी अलायंस नहीं होने जा रहा है। अभी जो अलायंस होने जा रहा है वो सिर्फ सानिया मॉडल टाउन के ऊपर होने जा रहा है, ताकि उन तमाम लोगों को इंसाफ मिल सके। तो जनाब अब हम बढ़ेंगे हमारे आज के टॉप स्टोरीज की जानिब, और टॉप स्टोरीज जो हैं वो डेफिनेटली हमारे अखबारात में हैं, और आपको बताते हैं कि आज अखबारात की शहसुर्खियां क्या कह रही हैं। चलें जनाब, सबसे पहले एक्सप्रेस रोजनामा की आज की बड़ी और अहम खबर वो है मुस्लिम लीग नून के हवाले से। मुस्लिम लीग नून को एक बहुत बड़ा धचका मिला है और हुक्मरान जमात के 5 अरकान जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पीर ऑफ सियाल को, और उनकी झोली में ये तमाम इस्तीफे आकर गिर चुके हैं। जिसके बाद 2 MNAs और 3 MPAs ने अपनी सियासत का इख्तियार पीर हमीदुद्दीन सियालवी को दे दिया है। ये सेम खबर जो है वो यहाँ पर आज लगाई गई है, और ये आज की बड़ी खबर जो है वो आज लगाई गई है यहाँ पर। जिसके अलावा दूसरी खबर जो है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो धरने की आवाजें थी वो अब बड़ी जोर से सुनाई देना शुरू हो चुकी हैं। पहले हम देख रहे थे कि ताहिरुल कादरी के साथ जरदारी साहब की मुलाकात हुई, और उसके बाद हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता, चाहे वो PSP हो, चाहे वो काफली हो, शेख रशीद हो, तहरीक इंसाफ हो, ये सब एक साथ मिल बैठे हैं। और हम देख रहे हैं कि अब ये आवाज़ जो है वो बड़ी ज़ोर से सुनाई दे रही है कि शायद अब ताहिरुल कादरी की जानिब से कोई धरने की कॉल आए और ये सब के सब सड़कों पर निकल आए। और अब सब ने वाजे कर दिया है कि हम शहबाज शरीफ का भी और राना सनाउल्लाह दोनों का इस्तीफा चाहते हैं। तो सिचुएशन बड़ी वाज़ेह हो चुकी है। अब सब इंतजार कर रहे हैं कि ताहिरुल कादरी आखिर ये कॉल कब देते हैं। जो दूसरी खबर जो बड़ी है वो आज ही लगाई गई है। अच्छा जी, अब ताहिरुल कादरी के हवाले से भी बात हुई और हम पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर शेखुपुरा में जो है जिस तरीके से अब इमरान खान ने जलसा किया, तो डेफिनेटली एक दफ़ा फिर से उन्होंने हुकूमत को ललकारा है। लेकिन सानिया मॉडल टाउन के हवाले से मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि कल शेख रशीद अहमद ने वहाँ पर जाकर उनके सेक्रेटरीट में उनसे मुलाकात की है, और चौधरी बरादरान से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी का यही कहना है कि हम बिल्कुल पुरअमन तरीके से बगैर किसी इमलाक को नुकसान पहुँचाए बगैर एहतजाज करना हमारा बुनियादी हक है। तो अगर हमें इंसाफ फराहम ना किया गया तो डेफिनेटली हम इस पर एहतजाज करेंगे। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि पेज 61 से लेकर 74 तक जो है साफ लिखा है कि इस पूरे सानिया का जिम्मेदार कौन है। तो कल उन्होंने बड़ी वाज़ेह किस्म की मीडिया से गुफ्तगू भी की है। शेख रशीद अहमद भी उनके साथ थे और उनका वही कहना था कि हुकूमत का धड़न तख्ता होने वाला है। और मैं जब कहता था तो लोग इसको मजाक समझते थे, लेकिन फाइनली अब ये होने जा रहा है। और दूसरी बड़ी खबर जो थी कल की वो डेफिनेटली अलीना और अलवीना के हवाले से थी। ये 2 बहनें हैं जिनका आपस में मामलात थे। एक बहन ने एक बहन को कत्ल किया और बड़ी सफाकी के साथ ये कत्ल किया। कल तमाम ही मीडिया हाउसेस ने इसको टॉप स्टोरी बना के रखा, इसके ऊपर बातचीत करते रहे। इशू ये है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर हमारी फैमिली वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा हैं कि हम अपने कज़न्स को भी रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी खालाओं को भी माँ का दर्जा देते हैं, जहाँ पर हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त भी हमारे लिए काबिल मोहतरम है, वहाँ ऐसी फैमिली वैल्यूज़ है कि एक बहन ही एक बहन के गले पर छुरी चला दे तो इससे बड़ी सफाकी क्या होगी। इतना ब्रूटल एक्ट किया गया। ये ब्रूटल एक्ट उस लड़की की जानिब से क्यों किया गया? कहा जा रहा है कि जी मोबाइल फ़ोन डेटा था, एक बहन अपनी दूसरी बहन को ब्लैकमेल कर रही थी। तो यहाँ पर वो तमाम लोग जो तालीम के नारे लगाते हैं, वो तमाम लोग जो एम्पावर करने की कोशिश करते हैं, ख़वातीन को पढ़ाने लिखाने की बात करते हैं, वो तमाम लोग, वो तमाम सियासतदान आज यहाँ फ्लॉप नज़र आते हैं, क्योंकि वो इन घरों तक तालीम नहीं पहुँचा सके, वो इन घरों तक अवेयरनेस नहीं पहुँचा सके। उनको इन घरों तक अवेयरनेस पहुँचानी थी, ये हादसा पेश ना आता, क्योंकि वैसे ही हमारा शहर जो है डकैती, चोरी, राजनी और दीगर वारदातों से जो है वो भरा पड़ा है। और अब अगर घरों के अंदर भी इस तरह की वारदातें होंगी तो इसके लिए प्रॉपर तौर पर रोकथाम की ज़रूरत है। हेरेसमेंट के जो इदारे हैं उनको एक्टिव होने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के वाक़यात जो है पैदर पे पेश ना आए। लेकिन इस वाक़े ने कल हम सबको बिल्कुल हिला के रख दिया था। जिस टाइम वो लड़की अपना बयान दे रही थी, जिस टाइम हम एक्सक्लूसिव तमाम बयानात चला रहे थे, उस टाइम ओवरऑल हम सब यही सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक खबर तो ये रही जो कि कल मरकज़ नकर रही, और दूसरी हवाले से
बिल आखिर हल्का बंदियों का जो मामला है वो फाइनली अब तय होने जा रहा है और पीपल्स पार्टी आज मान गई है, तो आज इस हवाले से पेशरफ्त होगी और हुदैबिया पेपर मिल्स का जो केस है आज उसकी सुनवाई होगी। और नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो आने वाले थे लेकिन अब वो अगले हफ्ते जुमेरात तक वापस आएंगे। मरियम नवाज भी वहाँ पर स्टे करेंगी क्योंकि बेगम कुलसूम नवाज की आदत के लिए उन दोनों को वहाँ पर रुकना है, उनकी तबीयत की वजह से वो दोनों वहाँ पर रुकेंगे। चले जनाब, एक्सप्रेस की जानिब से अगर कुछ अहम और इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ शेयर करें तो पहले तो मेन जो मेरी नजर है वो उन खबरों पर नहीं जा रही जो यहाँ पर हेडलाइंस लगाई हुई, लेकिन साथ में कुछ ऐसे बयानात यहाँ पर मेंशन है जिसमें ख्वाजा आसिफ का कहना है कि गैस लोड शेडिंग और गाड़ियों की लंबी कतारें आखिर किधर है। तो मैं तो आपसे यही पूछना चाहूंगी कि मेरे तो यार मेरी तरफ जो लाइट पहले नहीं जा रही थी वो अब बाकायदा तौर पर जाना शुरू हो चुकी है। तो जो दावे किए जा रहे थे हुकूमत की जानिब से वो वाकई में जैसे कि तजियाकारों का कहना है कि लॉलीपॉप है, लोड शेडिंग खत्म हो गई है, तो वो चीज वाज़ेह होना शुरू हो गई है। इसके अलावा जनाब अगर आज के दिन के हवाले से बताएं तो कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज मुतवक्के हैं ही, और एक अहम जो आज के दिन बिल जो पेश किया जा रहा है वो FCR कानून के हवाले से है, और जिसके बाद बाकायदा तौर पर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो है वो रसाई दे दी जाएगी फाटा में भी, जिसके बाद वहां के लोगों के लिए भी एक बेहतर स्टेप है जो उठाया जा रहा है, बस जाहिर तो यही नजर आ रहा है। इसके अलावा जनाब अगर आपको बताएं तो जो आज सुप्रीम कोर्ट में केसेस अलाइन है हुदैबिया केस के हवाले से हो, तो नवाज शरीफ साहब को भी इस वक्त इस्तिस्ना हासिल है, मरीम नवाज को भी इस्तिस्ना हासिल है। उसके साथ साथ वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से आपको बताएं तो वो आज सियालकोट का दौरा करेंगे और वहां पर सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुरतब किया जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग और मजे की बात और जो आज के हमारे शो की हाईलाइट रहेगी वो ये कि आज हमें शो के अंदर एक सिंगर ज्वाइन करेंगे। वो सिंगर जुहेब हसन है। डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के जबरदस्त पॉप सिंगर है। तो आज हमारे शो के सेकंड आवर के अंदर जो है वो आप उनसे मुलाकात भी कर सकेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम शामिल करेंगे हमारी टॉप स्टोरीज। मुस्लिम लीग नून को बड़ा झटका, हुक्मरान जमात के 5 अरकान के इस्तीफे पीर ऑफ सियाल की झोली में आ गए। 2 MNAs और 3 MPs ने अपनी सियासत का इख्तियार पीर हमीदुद्दीन सियालवी को दे दिया। कंटेनर की आहट सुनाई देने लगी। ऑपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ सबबंदी में तेजी। आसिफ जरदारी के बाद PSP, तहरीक इंसाफ, काफ लीग और शेख रशीद ने अपना वजन ताहिरुल कादरी के पलड़े में डाल दिया। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह इस्तीफा दें वरना धरना होगा, ताहिरुल कादरी ने खबरदार कर दिया। ढेर सारी बेस्ट विशेस और अब्बू मेरे बड़े खुश हो रहे होंगे, उनके बड़े फेवरेट एक्टर मेरे बड़े फेवरेट रहे हैं। अगर आप उनकी आज भी मूवीज देखें तो मेरा ख्याल है कि वो जो रौब और दबदबा उनकी पर्सनालिटी का है वो आज तक भी लोगों के ऊपर अपनी धार बिठाता है। एनीवे जनाब आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे साथ लाहौर से हुमा भट्ट मौजूद है। उनसे जानेंगे कि आज लाहौर में कौन कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं। हुमा, अभी तक तो मुझे ये पता चला था कि कोई बारिश का इम्कान है लाहौर के अंदर, हो गई बारिश के नहीं? जी बिल्कुल, बारिश इस वक्त छमाछम सी हो रही है सुबह से ही, और बल्कि मैं कहूंगी कि रात से ही इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है, जो कि वक्फे वक्फे से अभी तक जारी है, और जिसकी वजह से हम लोगों को बीबर देने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस वक्त हम लोग यहाँ पर शेड में आकर खड़े हुए हैं ताकि बीबर दे सके, और इस वक्त भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। ना सिर्फ ये लाहौर में है बल्कि पंजाब भर में इस वक्त ये सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम काफी खुशगवार है। और इस मौसम में आज तो दिल कर रहा है पकौड़े समोसे जरूर खाएं, क्योंकि लाहौरी जो है वो उसके खाए बगैर जो है वो रह नहीं सकते। कल हमने घर पे खाए थे, बनाए थे पकौड़े, जो है वो हलवा पूड़ी। हाँ, तो बस हमारा भी यही दिल कर रहा है कि आज मौसम बहुत अच्छा है तो हम पकोड़े खाएं, समोसे खाएं, हलवा पूड़ी से दिन का आगाज करें, और फिर सारा दिन, क्योंकि जब आपका दिन का आगाज जो है वो अच्छा होता है ना, तो फिर यकीनन सारा का सारा दिन जो है वो उसी तरह खुशगवार सा मूड रहता है। तो आज हमारा दिन तो खूबसूरत सा हो गया है, तो आगे भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा सा रहेगा। और इवेंट्स की अगर जिक्र करें, चले हुमा, मौसम को इस जबरदस्त मौसम को जरूर एंजॉय करें। ये भी बताएं कि लाहौर में कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं। अभी जो ब्राइडल फैशन शो था वो तो खत्म हो चुका है, इसके अलावा एक आपने बताया था कि फ्लावर एग्जीबिशन भी लगी हुई है रेस कोर्स में, और उसके अलावा भी बताएं कौन कौन से इवेंट्स है, वीकेंड पे क्या क्या एक्टिविटीज रही।
जी बिल्कुल, मौसम खुशगवार है तो इस तरह की एक्टिविटीज़ तो होती ही रहती हैं। तो दिन का आगाज़ जो है मौसम ने अच्छा कर दिया है, लेकिन आगे जो है आगे हम देखेंगे लाहौर हाईकोर्ट बार में एक एहतजाज और स्ट्राइक का सिलसिला जारी होगा। वो भी डोनाल्ड ट्रंप की जो जो उसकी उनकी एक बयान है उसके हवाले से ये बयान उसके ऊपर एक स्ट्राइक की जाएगी। अदालतों में जो वकील हैं वो पेश नहीं होंगे और अदालती कार्रवाई की मुकम्मल तौर पर बायकॉट रहेगा। और इसके अलावा जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमजा शहबाज जो है वो लास्ट चंद दिन पहले भी हम लोगों ने देखा कि वो एक कारकुन के घर में वहाँ पर पहुंचे थे और वहाँ पर ताज़ियत की और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू ठीक है, हुमा भट्ट लाहौर से अपडेट करेंगे इवेंट्स भी, लेकिन बारिश भी है और हुमा भट्ट को देख के बीपर देते हुए बारिश में मुझे अपना टाइम याद आ गया, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ का पहला बीपर जो है वो बारिश में लिया था। मेरे साथ इस वक्त रिपोर्टर जो गए थे यहीं से आज टीवी से कसीम सईद गए थे, और बिलीव मी बड़ा मुश्किल होता है ठंड के अंदर बीपर देना जब हवा भी चल रही है और बारिश भी हो रही हो, मगर खैर काम करने का अपना मजा होता है। और दूसरी बात ये कि लाहौर हाईकोर्ट बार की वो बारे में बात करी थी कि ट्रंप के हवाले से वो वहाँ पर एहतजाज करेंगे, तो इससे पहले भी लाहौर हाईकोर्ट बार की जानिब से कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें तमाम जमातों से तमाम रहनुमाओं को बुलाया गया था। उसमें जो है हुकूमत के रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद थे, तो उसमें जो है यही बातचीत की गई कि जो ये भी बैतुल मक़दस का जो मसला चल रहा है उसके हवाले से बिल्कुल सब एक पेज के ऊपर है और सबका यही कहना है कि अमेरिका को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। और उसमें हम देख रहे थे कि लाहौर हाईकोर्ट बार में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करने का सबको मौका मिला। इस सब में हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से जब भी ये बयान जैसे ये बयान सामने आया तो हमारे मुस्लिम ममालिक सब इकट्ठे हो गए और जिनमें बड़ी ज्यादा कशीदगी थी, सऊदी अरब हो और ईरान हो। हैरत की बात यह कि ईरान ने उनसे भी दोस्ती का हाथ मिलाने के लिए कहा है और कहा है कि जी अगर ये बयान के ऊपर आप लोग इसराइल के साथ अपनी दोस्ती खत्म करते हैं, सऊदी अरब को ये बात उन्होंने मेंशन की है, तो फिर डेफिनेटली हम भी आपके साथ दोस्ती करने के लिए बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है फॉरेन मिनिस्टर का है आदिल जुबैर का, जिन्होंने बिल्कुल एक दबंग स्टेप लिया है और जिस तरीके से उन्होंने डिफेंसिव मूड में आके कहा है कि जी हम सब एक हैं और आपको अपना फैसला जो है वो वापस लेना होगा। तो दिस इज वेरी गुड कि चलिए जी हम सारे मुस्लिम मालिक एक पेज पर हैं, प्रेशर डालने में आसानी होगी। बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवे, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब अब रुख करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत का, जहां मौजूद है हमारे नुमाइंदे नासिर काज़मी। उनसे पूछते हैं कि वहां क्या सूरत हाल है। समातों का सिलसिला भी जारी है। नासिर काज़मी गुड मॉर्निंग, आज मौसम की क्या सूरत हाल है, साथ साथ समातों के हवाले भी बताइए। नासिर आपको हमारी आवाज आ रही है? नासिर काज़मी से जैसे ही हमारा राब्ता होगा तो डेफिनेटली हम उनसे पूछेंगे कि आज शहर इक़्तिदार में जो है वो सियासी मौसम कैसा है और शहर इक़्तिदार में जो है वो बारिश वाला मौसम कैसा है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज सिर्फ इस्लामाबाद में समाते हैं और बहुत से केसेस हैं, असम्बली के इजलास हैं। नासिर हमारे साथ मौजूद है। नासिर आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी बिल्कुल पहुंच रही है आपकी आवाज। इतनी देर से क्यों पहुंच रही थी आवाज? खैर आज जी जी मुझे जो लाइन जो है वो ट्रांसफर लेट की गई इसकी वजह से, और मैं इतने दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ, शायद इस वजह से ये थोड़ा अच्छा चले जी कैरी ऑन। अच्छा, इससे सिर्फ समाते ही नहीं है, इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है, आज बारिश भी है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान है। ख़ास तौर के ऊपर जो टूरिस्ट हैं वो मरी की तरफ रुख किए हुए हैं, और इसके अलावा जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो भी खासी ज़्यादा हैं। यकीनन इन दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन खासा अच्छा बन रहा है। कोर्ट्स के अंदर खासी एक्टिविटी है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्लैगशिप कंपनियों के हवाले से केस की समात है। उसके अलावा हदेबिया पेपर के हवाले से जो यहाँ पर समात है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। साथ ही साथ फिर हम हाई कोर्ट पे चले जाते हैं। हाई कोर्ट में इसाक डार की जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी है उसके हवाले से एक समात है केस की, और फिर इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज पेशी है। ये इम्पॉर्टेंट केस होगा क्योंकि इससे पहले भी कोर्ट ने मुतअद्दिद मरतबा इमरान खान को तलब कर रखा है। जो पिछला धरना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान अवामी तहरीक का, उसके दौरान जो कुछ हुआ था उस हवाले से, और साथ ही साथ जो रेफरेंसेस हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर उनके ऊपर भी समात होगी। ये तो कोर्ट्स की सिचुएशन है। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी है। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी हैं इस्लामाबाद के अंदर, और साथ ही साथ जो पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से भी जो कुछ अमूर हैं उनके ऊपर भी आज 2 सेमिनार जो है मुनक्कद किए गए हैं। तो ओवरऑल इस्लामाबाद में ये सारी एक्टिविटी आज होनी है।
ठीक है, नासिर काज़मी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब हम जा रहे हैं चिकी जानिब, और कराची जो है वो आना पूछेंगी फैजान जलील से कि क्या हाल है। फैजान, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि कराची में मौसम इस वक्त कैसा है। कहा जा रहा था कि शायद कराची में भी बारिश होगी, ऐसी कोई पेशगोई है, ऐसी कोई अपडेट आपके पास आई है अब तक? फैजान, आप तक हमारी आवाज पहुंची है? अच्छा, फैजान तक मेरा ख्याल है हमारा अभी तक राब्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर कराची के मौसम के हवाले से हम बात करें तो कराची में मौसम तो जनाब बड़ा ज़बरदस्त है, और कहा यह जा रहा था कि शायद कराची के अंदर भी बारिश हो जाएगी, और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो ओवरऑल मौसम के हवाले से अच्छा, कराची का मौसम तो बुध तक जो है वो बारिशें रहेंगी ओवरऑल ही पूरे मुल्क के चलें जी, बारिशें रहती हैं तो भी वेल एंड गुड, क्योंकि कराची के जो बासी हैं वो तो तरसते हैं कि बारिशें हो, चाहे सर्दी में हो या गर्मी में हो। गुड मॉर्निंग, आज का जो मौसम है वो भी बड़ा अच्छा होने वाले जा रहा है, तो वो क्यों अच्छा होने जा रहा है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से और ओरल हाइजीन के हवाले से। तो इसलिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साहिबा ने, और इनका ताल्लुक जो है ये ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और सिद्रा, डॉक्टर सिद्रा मेहनुद्दीन जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर सिद्रा, क्योंकि सेहत का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है ओरल हाइजीन के साथ में, आपके दांत साफ़ होते हैं तो आप बिल्कुल फिट एंड फाइन होते हैं, डेफिनेटली आपकी सेहत का भी उस पर बड़ा असर पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि यूजुअली हम ओरल हाइजीन के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं और ये पूछते हैं कि जी ब्रश कौन सा यूज़ करें, टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करें, तो परफेक्टली क्या इसका फॉर्मूला है? अस्सलाम वालेकुम। नॉर्मली हम लोग अपने पेशेंट्स को और फैमिली को भी ये रिकमेंड करते हैं कि आप सॉफ्ट टूथ ब्रश यूज़ करें या मीडियम, और टूथपेस्ट जो है वो हम कोलगेट रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन है। ठीक। और हम लोगों का अपना ट्रस्ट इस पे है, तो जाहिर है फिर हम चाहते हैं कि लोग भी जो है वो इसको यूज़ अच्छा, करें। ये बताइएगा डॉक्टर सिद्रा के सबसे पहले तो बल्कि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, और मेरा ख्याल है कि जो लोग मुस्कुराते हैं, खुल के मुस्कुराते हैं, जिनके दांत अच्छे होते हैं वही खुल के मुस्कुरा पाते हैं। हाँ। तो दांतों की जो खूबसूरती है डेफिनेटली वो उसकी केयर के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल। क्या समझती है दांतों की केयर में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है? दांतों की केयर में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यह है कि आप दांतों की सेहत का ख्याल रखें। मैं कहती हूँ अगर दांत आपके सेहतमंद हैं, मुंह से खून नहीं आ रहा और स्मेल नहीं आ रही गैर ज़रूरी, तो आपकी जो ओरल कैविटी है वो हेल्दी है। ठीक है, सो इसीलिए हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन, क्योंकि इसका जो फार्मूला है उसमें कैल्शियम, लिक्विड कैल्शियम और डबल फ्लोराइड मौजूद है, जो कि दांतों को एक तो मजबूत करता है, दूसरा कीड़ा लगने से महफूज बनाता है। और यही दो चीज़ें हैं जो कि बच्चों से लेके बड़ों तक हम चाहते हैं कि ये उनके दांतों का हिस्सा बने। ठीक है, और यही वजह है कि कोलगेट को हम लोग अपनी फैमिली ही में इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा स्कूल ट्रिप्स में जाते हैं, वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। इवन मैं अपने घर में अपने हस्बैंड से, बच्चों से इसको यूज़ करने के लिए एम्फसाइज करती हूँ, क्योंकि हम लोगों का ट्रस्ट इसके साथ जुड़ा हुआ अच्छा, है। जब किसी टूथपेस्ट के साथ आपका ट्रस्ट हो तो डेफिनेटली आपका दिमागी मसला भी होता है कि नहीं, आप कहते नहीं जी मुझे तो यही वाला पेस्ट यूज़ करना है, लेकिन कोलगेट एक डिफरेंट टूथपेस्ट है जो कि डेफिनेटली बड़ा बेनिफिशियल है दांतों के लिए। बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो होते हैं ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जो सिर्फ वाइटनिंग के लिए होता है, लेकिन वो बैक्टीरियाज वगैरह को किल नहीं करता और ओवरऑल प्रोटेक्शन नहीं करता। क्योंकि एज अ डेंटिस्ट हम लोगों को पता है कि इसका जो फार्मूला है वो दांतों के लिए, दांतों की सेहत के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जो आपने जो जिक्र किया है वाइटनिंग टूथपेस्ट का, उसमें कुछ ऐसे एब्रेसिव्स ऐड किए हुए होते हैं जो कि दांतों को सेंसिटाइज कर देते हैं, ठंडा गर्म लगता है। राइट। लोग यूज तो कर लेते हैं वक्ती सफेदी के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर उसका यूज होता रहे तो वो दांतों को घिसने का अमल करता है। अच्छा डॉक्टर सिद्रा, ये बताएगा कि अभी जिन दांतों को कैविटी से बचाना है उनके लिए तो ये टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जिन दांतों में ऑलरेडी कैविटी लग चुकी है, जो पहले अपनी ओरल हाइजीन का इतना ख्याल नहीं रख सके, लेकिन आज आपकी बातें सुनने के बाद उन्हें ख्याल आएगा कि हमें कुछ करना चाहिए, तो क्या करें वो लोग? देखिए, एक दफा तो अगर कैविटी लग चुकी है तो वो तो टूथपेस्ट यूज करने से ठीक नहीं होगा, उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास ही आना पड़ेगा। और हम लोगों का एक प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं फिलिंग आम जबान में, और रेस्टोरेटिव प्रोसीजर है। दांतों की जो कैविटी है उसको क्लीन करके और हम वहाँ पे मटेरियल फिल कर देते हैं जो कि दांत को महफूज कर देता है। ठीक है, लेकिन ये है कि मजीद दांतों में कीड़ा ना लगे, उसके लिए हम यही एजुकेट करते हैं कि जी बिल्कुल, कि आप कोलगेट यूज करें बिकॉज ऑफ इसका फार्मूला कैल्शियम और डबल फ्लोराइड। ये दांतों को ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनाता है बल्कि कीड़ा लगने से भी महफूज करता है। अच्छा, वैसे तो ये होता है कि जी आपके जो दांत हैं, आप टूथपेस्ट जब यूज़ कर रहे होते हैं तो अगर आपको लगता है कि यार स्मेल नहीं आ रही है और बड़ा नीट एंड क्लीन है, दांत भी क्लीन है, यू आर नॉट फीलिंग बैक्टीरिया इनसाइड, तो आपको सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन इनफैक्ट
कोई और टूथपेस्ट हो या दीगर टूथपेस्ट जो लोग यूज़ करते हैं उसमें इतनी ज़्यादा जो है वो पार नहीं होती कि वो बैक्टीरिया को भी किल करे, कैविटी को भी रोके, तो लोग स्केलिंग की तरफ जाते हैं। लोग क्या करते हैं कि कोई भी नॉर्मल सा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं और हर 6 मंथ में और 3 मंथ्स में जाके स्केलिंग करा लेते हैं। वो कितना ज़्यादा जो है नुकसानदेह होता है? अच्छा देखें, स्केलिंग जो है वो दांतों की सफाई का अमल है, ठीक है। सो हम लोग बीइंग अ डेंटिस्ट ये रिकमेंड करते हैं कि आप साल में एक दफ़ा ज़रूर दांतों की सफाई की तरफ स्केलिंग कराएं। उसमें ये होता है कि जो डीप जो गम्स के नीचे की जो सफाई होती है वो आप प्रॉपरली स्केलिंग की मदद से करवा सकते हैं। लेकिन अगेन वही है कि अगर आप रेगुलर 2 दफ़ा दिन में ब्रश कर रहे हैं, यानी कि रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ता करने के बाद, और आपका जो ब्रश करने का मेथड है वो प्रॉपर है, ठीक है। अक्सर लोग ऐसे ब्रश कर रहे हैं जैसे वो जूता पॉलिश कर रहे होते हैं, ये भी हम रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। एक प्रॉपर टेक्निक है दांत साफ करने की, अगर उस टेक्निक को फॉलो करते हुए और एक अच्छा टूथपेस्ट जिसमें प्रॉपर ऐसा फार्मूला है जो दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जैसे कि हम कॉमनली कोलगेट ही रिकमेंड करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि दांतों की अच्छी से आप हिफाजत कर सकते हैं। ये जो आपने अभी स्केलिंग के हवाले से मुझे बताया है, तो इस स्केलिंग के बारे में मैं मजीद थोड़ा जानना चाहूंगी। लोग अक्सर ये कहते हैं कि अगर आप स्केलिंग करवा रहे हैं तो उससे भी दांत आपके डैमेज हो जाते हैं, जो आपकी अपर लेयर होती है टीथ की वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। क्या ये बात? ये एक मिथ है कि हाँ स्केलिंग से आपके दांत जो है वो वीकन हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दांतों के ऊपर जो कैलकुलस एक पथरी टाइप लेयर जम जाती है ओवर द टाइम। अगर आप दांतों में ब्रश नहीं कर रहे हैं और दांतों की हिफाजत नहीं करते तो अक्सर लोगों में वो एक थिक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसे हम कैलकुलस कहते हैं। वो जब निकलता है, अच्छा वो कैलकुलस क्या करते हैं, वो दांतों की रूट्स को वीक कर देते हैं। तो जब कैलकुलस बना रहा होता है एग्जैक्टली, तो जब जैसे ही स्केलिंग से कैलकुलस रिमूव होता है दांत आपके वीक होके हिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस मिथ को लोग उससे कोरिलेट करते हैं कि दांत कमजोर हो जाते हैं। सो हम लोग कहते हैं कि आप उस स्टेज तक दांतों को लेकर ही ना जाएं। सही, यही वजह है कि साल में एक दफा जरूर स्केलिंग करवाएं और हर 6 महीने के बाद आप डेंटल चेकअप करवाएं। अच्छा, डेंटल चेकअप तो कराएं, लेकिन बात हो रही है कोलगेट की। तो कोलगेट अगर आपने ब्रश किया तो 8 आवर्स के तक ये आपको प्रिवेंट करेगा। कुछ टूथपेस्ट ऐसे होते हैं जिसपे मेंशन होता है कि जी 12 आवर्स तक ये आपको प्रिवेंट करेगा बैक्टीरिया से, इन सब चीज़ों से। तो ट्वाइस अ डे एवरी डे वाला फॉर्मूला यहाँ इम्प्लीमेंट होता है? बिल्कुल इम्प्लीमेंट होता है, और सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले अगर आप दांत साफ कर रहे हैं और बीच में डे टाइम में अगर खाना खाने के बाद कोलगेट ही के माउथ वॉशेस अवेलेबल हैं, ठीक है, उससे अगर आप रिंस कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपके दांतों की हिफाजत हो जाएगी। अच्छा, हिफाजत हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर सिद्रा, आपने ऑब्वियसली डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है और बड़े आपके साथ आपके पास पेशेंट्स भी आते होंगे अपनी दांतों की प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम लोग क्या रिपोर्ट करते हैं? कॉमन प्रॉब्लम 2 चीज़ें हैं जो कि इस वक्त बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। एक तो है कि दांतों में कीड़ा लग जाता है, ये प्रॉब्लम हमें बच्चों में बहुत देखने को मिलती है, ठीक है। और दूसरा मिडिल एज लोग जो हैं वो आते हैं जी दांतों मसूड़ों से खून आने की कंप्लेन के साथ, ठीक है। और इसके साथ साथ अब जो हमें रिसेंट, अब तो नहीं, लाइक पिछले 5 से 8 साल में ओरल कैंसर का ट्रेंड भी बहुत देखने को मिल रहा है जी। क्यों? बिकॉज पान, छालिया, गुटखा की जो हैबिट हो गई और तंबाकू, इसकी वजह से ओरल कैंसर का ट्रेंड बहुत देखने को कितना डेंजरस होता है ये ओरल कैंसर? ओरल कैंसर जो है इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासिर हो जाती है, बहुत जल्दी भी बढ़ता है। बिल्कुल। तो हम लोग इसी बात पे हमारा जो टारगेट है वो ये है कि जो हमारे बच्चे हैं 3 साल से 10 साल की उम्र के, उनको हम कहते हैं कि आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को बदलें, बेहतर, ठीक है। पान, छालिया, गुटखा उन बच्चों में बहुत देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक परसेप्शन बड़ा आम है कि जो लोग पान, छालिया या गुटखा खाते हैं या नॉर्मली सिपारी भी खाते हैं और छालिया भी चबाते रहते हैं, तो पता है क्या कहते हैं, हम टूथब्रश ना बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। ये क्या प्रॉब्लम है? लेकिन टूथब्रश का ताल्लुक तो दांतों की सफाई से है। पान, छालिया, गुटखा का जो असर है वो आपके गम्स पे हो रहा है, म्यूकोजा पे हो रहा है, ठीक है। और ओरल कैंसर आपकी बक्कल लाइनिंग की तरफ हो जाता है, या आपके इस एरिया में पूरी जॉ लाइन के ऊपर जो गम्स होते हैं जहाँ पे हम आप देखेंगे अक्सर हम छालिया या पान इसी एरिया में रखते हैं, तो ये एरिया मुतासिर होता है, जिसे हम चीक्स कहते हैं, बाहर कहते हैं जी। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि कहा जाता है कि दांतों में कीड़ा तब लगता है अक्सर, फिर मेरा ख्याल है पता नहीं शायद बच्चों को मीठे से हटाने के लिए बातें की जाती है या बाकी में ऐसी कोई आपने बहुत अच्छी बात मेंशन की है। देखिए हम लोग बच्चों को जाके अपने घर के बच्चों को भी, और इवन जब हम स्कूल ट्रिप्स पे जाते हैं, हमारा ये टारगेट होता है कि बच्चों को हम मीठा खाने से नहीं मना करें, क्योंकि बच्चे मीठा
मीठा खाते हैं, लेकिन हम उनको क्या टीच करते हैं कि जी आप दिन में एक दफ़ा बहुत सारा मीठा खा लें। बच्चों को भी, बच्चों के पेरेंट्स को भी ये हम गाइड करते हैं कि दिन में एक दफ़ा आप बहुत सारा मीठा खिला दें बच्चों को, ताकि उनका पेट भर जाए, देन उनके दांतों को कुल्ली करा लें और दैट्स इट। ये चीज़ नुकसानदेह है कि अगर बच्चा थोड़ी थोड़ी देर बाद मीठा खा रहा है तो उससे आपकी ओरल कैविटी का जो पीएच लेवल है वो अप एंड डाउन होता है, जो कि कीड़ा लगने की तरफ लेके जाता है। कीड़ा लगने की तरफ, ठीक है, तो ये अक्सर हम बच्चों को लेकिन अगर हर बार खाने के बाद आप ब्रश कर लें या फिर आप हर बार खाने के बाद भी ब्रश करना आपकी जो दांतों की सरफेस है उसको घिसने डेफिनेटली वो डैमेज होता है थोड़ा तो सा। ये हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जी आप 2 दफ़ा सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश कर लें। अच्छा, डे टाइम में अगर आप खाना खा रहे हैं उसके बाद आप रिंस कर लें। माउथ वॉशेस भी अवेलेबल हैं नॉन मेडिकेटेड, कोलगेट के और नॉर्मल वाटर। अच्छा, माउथ वॉश के बारे में मैं पूछूंगी कि जी। बहुत सारे लोगों का ये भी एक परसेप्शन होता है कि जी टाइम नहीं था तो माउथ वॉश कर लिया, ब्रश करने का टाइम नहीं मिला। ये कितना जो है वो ये अक्सर लोग कहते हैं कि जी सुबह हमने माउथ वॉश कर लिया, रात को हमने ब्रश कर लिया, टाइम नहीं था। अब देखिए, माउथ वॉश का बेसिक मकसद ये है कि एक लिक्विड है ना, तो खुराक के जो ज़रात हमारे दांतों में फंस जाते हैं, जो ब्रश से प्रॉपर नहीं निकल सकते, वो ज़रात जो है वो माउथ वॉश उनको वाइप ऑफ कर देता है। सही। लेकिन एक प्रॉपर जो फार्मूला है कि कैल्शियम और डबल फ्लोराइड दांतों को लगे, क्योंकि माउथ वॉश हम 1 या 2 सेकंड के लिए रिंस करेंगे ना। टूथपेस्ट करने के लिए हम कहते हैं कि आप मिनिमम 2 to 3 मिनट्स के लिए प्रॉपर टूथ ब्रशिंग करें और आपके दांतों की हर सरफेस जो है वो उस पेस्ट से कवर हो, ठीक है। सो इट्स अ डिफरेंट थिंग ना कि आप लिक्विड और एक पेस्ट चीज जो है उसके यूज करने के तरीका डिफरेंट है, उसकी फिर अफादियत भी और डिफरेंट यूजुअली होगी। होता भी है कि आप जो माउथ वॉश यूज करते हैं वो अपनी बैड ब्रेथ को मेरा ख्याल है ठीक करने के लिए बिल्कुल, करते हैं, या अदरवाइज फिर- इसका ताल्लुक आपकी ब्रशिंग से बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो डबल फ्लोराइड के बारे में आप बात कर रही हैं, तो डेफिनेटली कोलगेट के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नया आता रहता है, कुछ ना कुछ सेहत के मामले के लिए जो है कोई इंग्रेडिएंट्स, कोई भी चीज़ ऐसी ऐड कर देते हैं जिससे फ़ायदा ही होता है। तो अब ये जो डबल फ्लोराइड ऐड किया है इन्होंने, तो इसका क्या पर्पस था इसको ऐड करने का? अच्छा जी, देखिए, कैल्शियम और फ्लोराइड ये ऐसे मिनरल्स हैं जो कि दांतों की हिफाजत करते हैं, ठीक है। कैल्शियम तो ऑलरेडी हमारे दांतों में मौजूद होता है, एक एडिशनल सप्लीमेंट इस पेस्ट से, ठीक हो गया। प्लस फ्लोराइड जो है, फ्लोराइड दांतों को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ कीड़ा लगने से भी महफूज करता है। बट व्हाई डबल फ्लोराइड? डबल फ्लोराइड मींस कि वो स्ट्रॉन्ग एक्शन है उसका, स्ट्रॉन्ग एक्शन है ना, स्ट्रॉन्ग एक्शन। क्योंकि ये जब हम सुनते हैं या कोई कहता है कि जी डबल फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड तो मेरे ख्याल में सारे टूथपेस्ट में होते हैं, लेकिन इट बिकम्स लाइक मोर स्ट्रॉन्गर, डबल फ्लोराइड है, दांतों को मजीद वो स्ट्रॉन्ग करेगा और कीड़ा लगने से दुगनी हिफाजत करता है, उसका ये मतलब है। चले डॉक्टर सिद्रा, आखिर में आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, ओरल हाइजीन को प्रॉपरली किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं, लोगों को जरा थोड़ा सा बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो ये कि जनाब आप दिन में 2 दफ़ा टूथब्रश करें, जैसे मैं अपनी बात में बता चुकी हूँ, रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ता करने के बाद। इसके अलावा मिड डे में अगर आप कुछ खाते हैं तो माउथ वॉश से दांतों को रिंस करें। साल में 2 दफ़ा डेंटल चेकअप ज़रूर करवाएं और उसके जो भी आपकी कंप्लेन है उसको फुलफिल करें, बजाय इस चीज़ का वेट करें कि हमारे दांत में जब दर्द होगा तभी हम डेंटिस्ट अच्छा, के पास यही मैं आपसे जाएंगे। पूछने लगी थी, वन लास्ट क्वेश्चन, कि जब आपको डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है तो राइट नाउ आपको क्या सिम्टम्स होते हैं? कि आपको गम्स से ब्लीडिंग आ रही होती है, दांत में ठंडा गर्म लग रहा होता है, तो फिर आपको जाना चाहिए कि नहीं जी? बिल्कुल, तब तो बिल्कुल ही जाना चाहिए, बट यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि उस राइट टाइम का इंतजार करने के बजाय ये हमारा ड्रॉबैक है कि हमारे मुंह में जब कंप्लेन होगी तभी हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही है सिद्रा आप, और आपकी बात से मैं 100% एग्री करती हूँ, क्योंकि हमारी मेरा ख्याल है मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वही सोचती है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगा तभी हमें डॉक्टर के जाना, और वो प्रॉब्लम ही जब तक सही नहीं हो जाती तब तक हम नहीं जाते। तो मेरा ख्याल है कि आप तमाम लोगों को जो है वो अपनी ओरल हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर सिद्रा हमारे साथ हैं, उम्मीद करते हैं कि उनके मशवरे जो है वो आप लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। इसी के साथ जनाब यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब शो में एक बार फिर से खुशामदीद, और आज कल की जो बड़ी खबर चल रही है अमरीकी सदर ट्रंप के हवाले से, उसी पर बात करेंगे कि अमरीकी सदर ट्रंप के मुतनाज़ फैसले के खिलाफ दुनिया भर में इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है। अरब लीग ने अमरीका से फैसला वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। अरब लीग का कहना है कि अमरीकी फैसले की कानूनी हैसियत नहीं है, इससे खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी।
मकबूजा बैतुल मकदस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने अमरीकी इज्जत को बट्टा लगा दिया। दुनिया भर में मुजाहरे किए जा रहे हैं। लबनान में सूरत हाल कशीदा हो गई। अमरीकी सिफारत खाने के बाहर मुजाहिरीन को रोकने के लिए आंसू गैस और लाठी चार्ज किया गया। उधर इसराइल के शहरी भी सड़कों पर आ गए और उन्होंने वजीर आजम नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा किया है। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा साजिद तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज सर आपसे पूछना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्या कर दिया है, रिपब्लिकन होने की हैसियत से आप बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने की हिमायत करेंगे या बतौर मुसलमान मुखालफत करते हैं आप इसकी? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे लिया, खासकर एक बहुत सेंसिटिव इशू जेरूसलम। लेकिन इसका बैकग्राउंड आपके देखने वालों को बताऊंगा। ये 1995 में कांग्रेस ने इसका डिसीजन लिया था कि इसका इजराइल का जो कैपिटल है वो जेरूसलम होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और बताता चलूँ आपके देखने वालों को कि जेरूसलम में पहले ही कई ममालिक के कौंसलेट मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट इजराइल की वहाँ मौजूद है, इजराइल के प्रेसिडेंट की रेजिडेंसी वहाँ पे है और ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसको जो जेरूसलम में शिफ्ट किया है और इसकी भी पूरी स्पीच उनकी नहीं बताई जा रही, खासकर निकी हेली की यूनाइटेड नेशन में स्पीच को सही तरीके से नहीं बताया जा रहा क्योंकि मीडिया हमेशा उनकी चीज़ों को अपने रंग में ट्विस्ट करता है। तो निकी हेली और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस अपनी स्पीच में इस चीज की यकीन दहानी कराई है कि हम अमन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं और ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। अच्छा तारड़ साहब, इस इकदाम से सिर्फ मुसलमानों के ही जो जज्बात है वो मजरू नहीं हुए बल्कि ईसाइयों को भी जो है वो ठेस पहुंची है। अमेरिका में लोगों का इस फैसले पर रिस्पॉन्स क्या है? सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप को या फिर मुखालफत कर रहे हैं? और ईसाइयों के जज्बात अमेरिका में मजरू हुए हैं। यहाँ मैं बताता चलूँ आपको, दूसरी सबसे बड़ी वजह इसकी डिसीजन लेने की ये थी कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी जो बेस है एवेंजुलिस्ट वोटर्स, यहाँ पे एवेंजुलिस्ट क्रिश्चियन हैं, उनको खुश किया है और खासकर जो यहूदी लाबी है उसको खुश किया है। यहाँ पे टाइम मैगजीन ने उस दिन छापा था कि शेल्डन एडल्सन जो कि यहूदियों के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे, उन्होंने तकरीबन लगभग $25 मिलियन डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन में लगाया था। ही वाज द मोस्ट हैप्पी। तो यहाँ पे अमेरिका में इनके लिए क्रिश्चियंस, एवेंजलिस्ट और यहूदियों के लिए बड़ी खुशायद बात। अच्छा साजिद, अब एक तरफ तो आप ये बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बात है वो अमन की बात है और उनके पैगाम को प्रॉपर तौर पर बताया नहीं गया है, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप उनका पैगाम प्रॉपर तौर पर फैलाएं। लेकिन एक तरफ जहां आप मुसलमानों की अकीदत वाली जगह के हवाले से इस तरह के फैसले करेंगे तो फिर ये अमन की बात नहीं रह जाती है। इस इस्लाम मुखालिफ रवैये की क्या वजह है? अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कभी वो बगैर तस्दीक इस्लाम मुखालिफ वीडियो शेयर कर देते हैं, कभी इंतहाई इकदाम उठा लेते हैं, तो ये सब हो क्या रहा है आखिर? यहाँ पे अमेरिका में खासकर मेरी नजर में जमहूरियत रिफॉर्म हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट जीत कर आए हैं, एंटी रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट जीत कर आए हैं और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि डीसी में एक शैडो गवर्नमेंट अभी तक काम कर रही है एंटी डोनाल्ड ट्रंप। मीडिया मुसलसल उनके खिलाफ काम कर रहा है। CNN, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स मुसलसल जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इलेक्शन जीता है उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाए हुए हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब समझते हैं कि वो डायरेक्ट अपने वोटर्स और अपने लोगों के साथ इन लिंक रहना चाहते हैं, राब्ते में रहना चाहते हैं और वो सोशल मीडिया बिलखसूस ट्वीट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें मिस्टेक्स भी एक का दो का दफा हो जाती हैं, लेकिन दैट्स द रीजन ही वांटेड टू इन टच विद हिज बेस वाया ट्वीट और जो कि उसमें बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। और दिस इज, मैं पहले भी बताता रहा हूँ कई दफा कि जमहूरियत रिफॉर्म हो रही है। लोग अब जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस को रिजेक्ट कर रहे हैं, सियासतदान इब्ने सियासतदानों का अब बंद हो चुका है और खासकर जो लोग इस चीज को कारोबार और एक प्रोफेशन बना चुके हैं पिछले 25 साल से, अब उनको अच्छा साजिद साहब, अमेरिका में अगर ओवरऑल देखें तो पिछली 2 दहाइयों के दौरान इस्लाम मुखालिफ अज़ाइम को काफी ज्यादा तकवीत मिली है और फिर सदर ओबामा इसी तरह का एजेंडा लेकर इक्तदार में आए थे, फिर ट्रंप ने भी इसी एजेंडे को अपनाकर इंतखाबात जीता। लेकिन इक्तदार में आने के बाद ओबामा की पॉलिसीज हालात के हिसाब से जो है वो तब्दील होती गई, लेकिन ट्रंप जो है वो समझौता
भी करते रहे हैं, तो रद्द-ए-अमल जो भी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो बातें की जा रही हैं ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में, उन सब पर ही अमल करेंगे वो क्या? इट्स वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, इज वेरी सॉलिड क्वेश्चन, लेकिन इसका जवाब बहुत लंबा है। इस्लाम मुखालिफ चीजें जो वेस्ट में बिलखसूस अमेरिका में जिनके बारे में आप पूछ रही हैं जी, उसके बारे में ये आज को पहली दफा नहीं है, सितंबर 11 से चल रहा है। और जब खासकर एक कंट्री मुसलसल हालत जंग में होगा, अफगानिस्तान में या मिडल ईस्ट जल रहा है, और CNN खासकर उनको और हर मीडिया आउटलेट जो है उसको पोर्ट्रे करती है, तो उसका साइड इफेक्ट तो होगा अल्टीमेटली। यहाँ पे लोग जब भी मुसलसल टीवी खोलते हैं, CNN पे तोपें चल रही हैं, बमबारी हो रही है, सुइसाइड बॉम्बिंग की जा रही है। यहाँ पे न्यूयॉर्क में खासकर पिछले दिनों पे एक थे मुसलमान, वो लोगों के ऊपर अपनी गाड़ी लेके चढ़ गए, और खासकर जब यहाँ पे उन चीज़ों को ज़्यादा पोर्ट्रे किया जाता है तो उसका साइड इफेक्ट है, लेकिन इतना लार्ज स्केल पे नहीं है। अमेरिका बिलखसूस यूरोप और दूसरे मुल्कों से अभी तक कई हद तक सेफ है, यहाँ ओपनली डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी गई। रिपब्लिक के रहनुमा साजिद तारड़ साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ी ही अजीब सी बात उन्होंने की है कि डोनाल्ड ट्रंप तो अमन की बात कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप तो इस तरीके से कह ही नहीं रहे, वो तो चाहते हैं कि अमन हो, लेकिन आप कैसे अमन लेकर आ सकते हैं जब आप किसी के जज्बात इस तरह से मजरू कर देंगे। और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जी दूसरे जो मीडिया है और दूसरी जो चीजें हैं वो उनके खिलाफ हैं। तो मेरे ख्याल में आप इतनी बड़ी सुपर पावर हैं, आपको अपना परसेप्शन क्लियर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और मुस्लिम लीग के हवाले से हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून मरकज में पहले ही शदीद दबाव का शिकार है और अब इसे एक और झटका लगा है। हुक्मरान जमात के 5 अरकान के इस्तीफे पीर अफजाल की झोली में आ गए हैं। 2 MNAs और 3 MPs ने अपनी सियासत का इख्तियार पीर हमीदुद्दीन सियालवी को दे दिया है। मजीद 15 अरकान लाहौर जाकर इस्तीफा देंगे। एक के बाद एक ब्रेकडाउन। मुस्लिम लीग नून के 5 अरकान असम्बली मुस्ताफी। कौमी असम्बली के अरकान में डॉक्टर निसार जट और गुलाम बीबी भरवाना। सूबाई असम्बली के अरकान में गुलाम निजामुद्दीन सियालवी, मोहम्मद खान बलोच और मौलाना रहमतुल्लाह शामिल। न सिर्फ अरकान असम्बली बल्कि 22 यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन भी मुस्ताफी हो गए। ये इस्तीफे उन्होंने फैसलाबाद धोबी घाट ग्राउंड में खत्म नब्बत कॉन्फ्रेंस में पेश किए। अरकान असम्बली ने कहा कि खत्म नब्बत के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये कुर्बानी बहुत मामूली है, हम तो अपने बच्चे भी कुर्बान कर सकते हैं और अपनी कुर्बानी भी दे सकते हैं, हम जान भी दे सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत मामूली बात है कि आज भी पाकिस्तान में नामूस रिसालत पर मेंबरान असेंबली तो क्या जाने भी कुर्बान कर सकते हैं। ये इस्तीफे देना भी सियासत के लिए है, इबादत के लिए, और अगले साल असेंबली में जाना भी खत्म नबूवत के लिए है। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस वक्त तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। ये ओवरऑल जो सिचुएशन बनती चली जा रही है, जो तमाम की सूरत हाल हो चुकी है, इस्तीफे दिए जा रहे हैं, 5 अरकान ने दे दिए, मजीद कहा जा रहा है कि और भी इस्तीफे आएंगे, तो ये मामला निमट के क्यों नहीं दे रहा, बात खत्म क्यों नहीं हो पा रही? नहीं, बहुत शुक्रिया जी। असूली तौर पे तो जो बात जिस वजह से ये सारा एक सूरत हाल पैदा हुई थी और वो करेक्टिव मेजर्स हो गए, और वो गैर दानिस्ता तौर पर जो लॉ के अंदर एक बात आई थी उसको 7B और C को उसको चेक भी कर लिया गया, ठीक भी कर दिया गया। तो अब पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब का मुतालबा किस बुनियाद पर है ये समझ से बालातर है। और राना सनाउल्लाह तो अपनी पोजीशन क्लियर कर चुके, वो तो कह चुके कि मेरा ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल यकीन है। वो उन्होंने और ये भी कहा कि मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। तो फिर ये मुतालबा किस बुनियाद पर है? क्या वो कोई सियासी एजेंडा परसू करना चाह रहे हैं? पीर साहब एक बड़े ऑनरेबल आदमी हैं, उन्होंने कल कहा कि मैं ख़त्म नबूवत के मामले में आया हूँ और ये मजहबी मेरी कन्वेंशन है, इसमें सियासत का कोई तल्लुक नहीं है, तो हम उनके वर्ड को एक वर्ड ऑफ ऑनर के तौर पे लेंगे। अच्छा सर, 5 नून लीगी जो अरकान असेंबली हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं, आपको क्या लगता है अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग नून लीग की सियासत कहाँ जा रही है? क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है नून लीग इस सारी सूरत हाल को? नहीं, देखें, वो सारे अरकान असेंबली जिन्होंने पीर साहब को अपना इस्तीफा दिया, उनके साथ एक मजहबी अकीदत है। लामहला वो एक पब्लिक पोजीशन ऐसे ले चुके थे पीर साहब, तो फिर इन लोगों का उनके साथ एक गद्दी के हिसाब से वास्ता है, फिर उनके साथ एक रिलीजियस
ऑब्लिगेशन है, वो उनके साथ एक उनका बड़ा मजबूत ताल्लुक है, तो वो लोग तो अपनी अकीदत में वहाँ पीर साहब के पास चले गए। अब मेरा ख्याल है सैनिटी प्रिवेल करेगी और इस पर चीफ मिनिस्टर पंजाब जो भी अपनी पोजीशन देंगे आज, ऑब्वियसली ये राना सनाउल्लाह को रिजाइन नहीं करना चाहिए, किसी सूरत नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, उनकी कोई रेजिग्नेशन ऐसी के हवाले डिमांड जो से है जो कि- इत्तलात आ रही हैं वो तो ये कह रहे हैं कि शायद राना सनाउल्लाह एग्री कर गए थे कि मैं भी इस्तीफा दे देता हूं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें रोक लिया। ये बात कितनी दुरुस्त है? देखिए, ये ऑब्वियसली पार्टी का प्रोरोगेटिव है और वो चीफ मिनिस्टर पंजाब या मियां नवाज शरीफ इस बात पर फैसला करेंगे, और राना सनाउल्लाह ने ये अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर की। लेकिन मैं देखिए, बुनियादी मसला क्या है, ये राना साहब शुड नॉट रिज़ाइन, कि क्या मुल्क का रियासत का निज़ाम कोई आइन को एक मजाक बना दिया गया है, जत्था बंद होकर आके बैठ जाएं, कोई आके धरने देने लग पड़े? क्या रियासत का निज़ाम इन्हीं जत्थों के ताबे होकर चलेगा? और क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइन के साथ जो ये तमाशा बन गया है कि ये क्या सूरत पैदा कर दी है कि जब किसी का दिल किया, चंद अफराद को इकट्ठा किया, चंद 100,000 अफराद लिए और जाकर उसको शहर दस्तूर पर बिठा दिए और अपने मुतालबे रख दिए? क्या ये मोबोक्रेसी के ताबे पाकिस्तान चलेगा? आपको मेरे सियासी नज़रियात पसंद नहीं, मुझे वोट आउट करें, मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ें, मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ें, लेकिन ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर आप जत्थे उठाकर चलें और जत्थे उठाकर जाके आप मुल्क को कौम के फैसले करने के लिए जत्थों के सारे चलते सर हैं। आप बिल्कुल ये ठीक तो वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान भी नहीं है मामलात जिसकी होने चाहिए वो कानून की रोशनी में होने चाहिए, आइन की रोशनी में होने चाहिए, जो रूल ऑफ लॉ है वो होना चाहिए, किसी के भी मुतालबे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा था तो उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया और बिलाखिर आज उनको साबिक नाअहल वज़ीर आज़म कहा जाता है। अब दूसरी जानिब यही राना सना वाला मामला है, तो इतनी शिद्दत पसंदी उठाने की क्या ज़रूरत है? अगर इस्तीफ़ा दे दें और उसके बाद कोई तहकीकात होती हैं तो उसमें कोई मुज़ाहिका है सर? नहीं, ये तो समझ है ना कि राना सनाउल्लाह खान के खिलाफ केस क्या है, इल्ज़ाम क्या है, किस बात पे कह रहे हैं? ये अच्छा, पहली नहीं। जो बातें थी कि वो जी सानिया मॉडल टाउन के हवाले से भी उनके ऊपर काफ़ी बातें की जा रही हैं और यही कहा जा रहा है ताहिरुल कादरी की जानिब से भी कि अगर आप बाकर नजफी की रिपोर्ट देखें तो उसमें आप 61 से 74 जो पेजेस हैं उसके ऊपर साफ मेंशन है कि जी जिम्मेदार कौन है। उस हवाले से क्या कहेंगे फिर आप? देखें, पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब का और डॉक्टर ताहिरुल कादरी का दो बड़ी डिस्टिंक्ट पोजीशंस हैं। पीर हमीदुद्दीन सियालवी तो गालिबन 7B और 7C की अमेंडमेंट के हवाले से ख़त्म नबूवत के मामले पर आए और उन्होंने उस पर बात की, और डॉक्टर ताहिरुल कादरी का मुतालबा जो है वो मॉडल टाउन इंसिडेंट के बारे में, और मॉडल टाउन इंसिडेंट जो है उसमें जो फैसला करना है वो तो ट्रायल कोर्ट ने करना है। उसमें ट्रायल कोर्ट ने तो सनाउल्लाह खान को समन भी नहीं किया, बुलाया भी नहीं, वहाँ पर इनकी एविडेंस डेफिशिएंट है, तो किस बुनियाद पर ये उनके ऊपर सर इल्जाम आप लगा ठीक रहे कह रहे हैं कि दोनों जो के जितने लोग- मुख्तलिफ एजेंडाज हैं जिनके ऊपर वो राना सनाउल्लाह से इस तमाम इस्तीफों का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इस वक्त राना सनाउल्लाह की पोजीशन काफी हद तक डगमगा रही है, दोनों तरफ से स्ट्रेस आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि उन्हें वाकई में इस वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए था? नहीं तो वो क्या प्रेशर को कम कर दें जी, प्रेशर के आगे घुटने टेक दें, प्रेशर के आगे मतलब अपनी असूली बात करना भी छोड़ दें? हम तो ये कह रहे हैं कि जो पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब का मुतालबा था वो तो 7B 7C के मुतल्लिक था, उस पर पोजीशन क्लियर हो गई, उस पर सारी बात वाजे हो गई कि 7B और 7C को चेंज करना। सर अल्लाह अल्लाह करके एक धरना खत्म हुआ है, अब एक और धरने की भी कॉल देने की खबरें आ रही हैं, कोई सी सूरत हाल बन रही है, ऑपोजिशन तो मुत्तहिद हो चुकी है, अब ताहिरुल कादरी ने किसी भी टाइम ग्रीन सिग्नल दे देना है। देखें, हम यही तो कह रहे हैं, जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी के पास जाके सनाउल्लाह खान के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं उनमें शेख रशीद साहब हैं। तो जब लाल मस्जिद का वाकया हो रहा था तो शेख रशीद साहब तो वज़ीर इत्तलात थे, इसी तरह मुतालबा चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से आया तो वो उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला थे। तो ये कैसी एक जब अकबर बुगटी साहब का कत्ल हुआ उस वक्त तो इन्होंने कभी किसी से मुतालबा नहीं किया। जब APS के अंदर ये वाकया पेश आया, गो वो दहशत गर्दों का था, पर लैप्सेस की बुनियाद पर इमरान खान ने कितने इस्तीफे लिए। जब DI खान की जेल ब्रेक हुई, जब बेदर्दी के साथ लोगों को वहां पर कत्ल किया गया तो कितने रेजिग्नेशंस वहां पर हुए? क्या वो जेल एपिसोड नहीं थी वहां पे? किस बुनियाद पर रेजिग्नेशंस? देखें, ये अपने सियासी मकासद के लिए धरने देकर हुकूमतों को गिराने की जो रविश चल पड़ी है, ये ख्याल करना चाहिए। और कल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बिल्कुल ठीक कहा, वो पिछले चंद सालों से मुशाहिदा कर रहे हैं, 2014 से ये सिलसिला चढ़ा। पहला धरना ताहिरुल कादरी साहब ने जब दिया उस वक्त कौन सा मॉडल टाउन इंसिडेंट था? तब तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी,
तब सियासत ने रियासत बचाने का नारा लगा कर रियासत को क्या खतरात लाहक थे। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को उनके उस रवैये पर जो उन्होंने बिला सोचे समझे बगैर किसी वजह से एकदम बनी हुई है, उसमें से उस सिचुएशन में अगर हम देखें तो हर्डल और पैने के अगर नून लीग की बात की जाए तो एक तरफ तो आपको धरनों का और स्ट्रेस का और दूसरी चीज़ों का सामना है, और दूसरी जानिब समातों का सिलसिला भी है। आज हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से भी समात का आगाज़ होगा। दूसरी जानिब इसहाक डार के हवाले से अभी नई डेवलपमेंट ये है कि नैब कोर्ट ने उनको इश्तहारी करार देने का फैसला भी महफूज कर लिया है। तो पार्टी आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? इधर से केसेस हैं, उधर से समाते हैं, फिर दूसरी जानिब जो है इस तरह के स्ट्रेस हैं। अभी नून लीग के अंदर जो है वो आपकी स्ट्रेटजी क्या है? कैसे मूव ऑन करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तमाम चीजों को लेकर कैसे चलना है? देखिए, जो जहां तक केसेस का ताल्लुक है तो कोर्ट्स के अंदर हमने केसेस फ्रॉम डे वन हमारा कंडक्ट आपके सामने, हालांकि JIT बिल्कुल गैर कानूनी थी, उसके खिलाफ हम अपनी पॉलिटिकल ऑप्शंस भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमने लीगल पैरामीटर्स में रह के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को माना और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको हमने उठाया, अदालत के सामने भी रिव्यू पिटिशन में उठाया और पब्लिक डोमेन में ऑब्वियसली उसके एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस थी, पब्लिक डोमेन में भी वो बहस गई और उस पर कई सवालात उठे। आज तक वो 12 सवालात अनआंसर्ड हैं और वो कैसी JIT कॉन्स्टिट्यूट हुई थी जिसको बनाने का इख्तियार सिर्फ दहशतगर्दी के कानून के तहत होता है, जिसमें आप 2 फौजी अफसरान को बिठाते हैं और वो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत बनता है और वो एग्जीक्यूटिव का इख्तियार होता है। एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट ने किया, हो गया, चलें। इसी तरह ट्रायल में भी हमें बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक सिंपल रीजनिंग के जो केसेस क्लब किए जा सकते हैं जो कि बेसिकली एक ही तरह के रेफरेंस हैं, उनके अंदर कोई डिफरेंस उनका वर्डिक्ट नहीं आ सकता, उन सब का जो है वो नतीजा एक निकलेगा, ट्रायल की जजमेंट एक आएगी। उनको अगर इकट्ठा करके सुन लिया जाए तो ये एक नॉर्मल लीगल प्रोसीजर है कि जिसकी आउटकम एक होनी है, डिफरेंट सजाएं आप दे नहीं सकते। अगर उसको इकट्ठा करके आप करें, लेकिन एगनी बढ़ानी है ट्रायल कोर्ट के अंदर, आपने उनकी बुनियादी बातों को भी नहीं सुन रहे। चलें, ठीक है, हम ट्रायल को फेस करेंगे, हम उनका कोर्ट्स के अंदर जो भी जजमेंट्स आएंगी, लेकिन सर अब आगे आप ट्रायल को फेस करेंगे, आगे जो भी फैसला आएगा, समातों का सिलसिला जारी है, तो अब जो भी फैसला आएगा उसको फिर आप कबूल करेंगे? देखिए, हम हर फैसले के आने के जिस अंदाज में वो फैसला आ रहा है, आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि अगर कोई ज्यादती होगी तो उस पर हम जो उसको करने का तरीकाकार है, जब कोई आइन और कानून से हटकर बात होगी उसको हम पब्लिक डोमेन में लेकर जाएंगे, उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को उठाएंगे, कोर्ट के सामने रखेंगे। हम किसी सूरत इस मुल्क के अदारों के साथ टकराव नहीं चाहते। हम सिर्फ ये एक पब्लिक रजिस्ट्रेशन चाह रहे हैं कि ये बात एक्नॉलेज हो कि हमें किस बुनियाद पर और क्यों विक्टिमाइज किया जा रहा है। जब मुल्क तरक्की की तरफ चल रहा था, जब हालात बेहतरी की जानिब जा रहे थे, जब एक पूरा पाकिस्तान एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप कर रहा था, आप भी जानती हैं मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने अपनी जितनी इन 5 सालों के अंदर आपके जो इंडिकेटर्स हैं की परफॉर्मेंस ऑन 1 to 10 इन एवरी स्फीयर, आप हर वॉक ऑफ लाइफ में देखेंगी तो आपको उसके अंदर बेहतरी नजर आ रही थी। परफॉर्मेंस का रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली इलेक्शंस बता देंगे। आवाम के पास ये हक है, अपने वोट के थ्रू वो बताएंगे कि वो नून लीग का आगे भी साथ देने को तैयार है या नहीं। बहुत शुक्रिया तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान साहब हमारे मौजूद थे और ओवरऑल जो नून लीग का मौक़िफ़ था इस सब के ऊपर, जो इस्तीफों की डिमांड की जा रही है उस हवाले से हमें आगाह भी कर रहे थे। और वाकई में अब आगे इलेक्शन जो है वो काफी हद तक चीजें वाज़ेह भी कर देंगी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अलायंस नजर आ रहा है, तमाम जो हमारी अपोजिशन है वो भी एक पेज पर आ चुकी है, जबकि दूसरी तरफ नून लीग को यानी शरीफ फैमिली को स्पेशली अगर खासतौर पर बात करें तो उन्हें काफी हद तक केसेस का भी सामना है। तो ओवरऑल देखना ही है कि नून लीग इन तमाम चीजों से कैसे निपटती है। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब, आज बहुत सी बातें हमने शामिल की, सियासी खबरें भी शेयर की आपसे और साथ साथ बताया आपको कि रिपब्लिकन पार्टी की जो साजिद तारड़ साहब हैं उनका क्या कहना है। और हमने अनाउंस किया था कि हमें जो है वो सिंगर ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन वो सिंगर कौन है जो हमें आज नहीं ज्वाइन कर पाए। ये सिंगर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं और आपको यहाँ पे बताती चलूँगी कि साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट के पहले पॉप स्टार भी हैं। जी हाँ, उनका जितना तारुफ किया जाए किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में पॉप सिंगिंग लाने वाले ज़ुहेब
जोहेब और नाजिया हसन, ये दोनों बहन भाई ऐसे थे जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नया ट्रेंड दिया और म्यूजिक के बेताज बादशाह भी ये लोग कहलाते हैं, लेजेंड भी हैं। इंतहाई से ज़्यादा जो है इनके पास शोहरत है, इन्होंने 100 मिलियंस जो है वो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, इनके पास बहुत सारे अवार्ड्स भी हैं और इनके बारे में जितनी बात की जाए उतना ही कम है। हमारे स्टार्स हैं, हमारे लेजेंड हैं। आज अपनी निजी मसरूफियात की वजह से जोहेब हसन हमें ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन कल हमारे साथ होंगे जोहेब हसन, तो डेफिनेटली आप हमारा कल का शो देखना मत भूलिएगा क्योंकि इनका एक नया एल्बम भी आया है जिसके बारे में ढेर सारी बातें करेंगे और इनकी क्या मसरूफियात हैं और फ्यूचर क्या प्लान्स हैं ये सब जानेंगे हम कल के शो में, क्योंकि कल हमें ज्वाइन करेंगे हमारे लेजेंड और पाकिस्तान में पॉप सिंगिंग लाने वाले, पाकिस्तान की सिंगिंग का ट्रेंड चेंज करने वाले वो स्टार, वो सिंगर जिनको देख के आज हमारी पूरी पॉप इंडस्ट्री, आज हमारी पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री खड़ी है। पूरी दुनिया में ये जहां भी गए हैं, पाकिस्तान समेत तमाम ही जगहों पर इन्होंने पाकिस्तान का नाम बनाया है, पाकिस्तान के लिए और अपने लिए जो है हमारे लिए ढेर सारा नाम पैदा किया है और लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बिल्कुल जनाब, कल का दिन म्यूजिक दीवानों के लिए बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि हमें ज्वाइन करेंगे जोहेब हसन, तो उनसे होंगी बहुत सारी बातें। लेकिन कल इसी के साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई स्टोरीज के साथ, कुछ नई बातों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग।